नाजरीन आदाब। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज का मौजू है प्रेमचंद के अफसाना कफ़न का तजज़िया। प्रेमचंद उर्दू के एक मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं। उन्हें उर्दू अफसाना निगारी का इमाम भी कहा जाता है। प्रेमचंद का अफसाना कफ़न न सिर्फ़ उनका बल्कि उर्दू का एक शाहकार अफसाना है। आइए समझते हैं कि इस कहानी का पस मंज़र क्या है, इस कहानी को किस ज़मान व मकान में लिखा गया है। तो सबसे पहले ये कि ये एक देही समाज कि इसमें अक्कासी की गई है। जागीरदाराना निज़ाम को दिखाया गया है, किसानों और मज़दूरों की जो अबतर सूरत हाल थी उसको बयान किया गया है। उस वक़्त अंग्रेज़ी हुकूमत कायम थी हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क में तहरीक आज़ादी अपने शबाब पर थी। 1936 में प्रेमचंद का इंतकाल होता है, उससे चंद ही अरसा क़ब्ल इस कहानी को उन्होंने लिखा था। अब देखते हैं कि कहानी का ख़ुलासा क्या है। इस कहानी में दो अहम किरदार हैं, घेसू और माधव। घेसू बाप है और माधव उसका बेटा है। माधव की 1 साल पहले शादी होती है, जिसका नाम बुधिया है। बुधिया जब घर में आती है तो घर की सूरत हाल बदल जाती है। कहा जाता है कि बेघरनी घर भूत का डेरा। जब वो आ जाती है तो घर में एक तमद्दुन की बुनियाद पड़ती है। रख रखाव, सलीके की, मेहनत करके लाती थी, इनका पेट भरती थी। तो इस तरह से एक घर को उसने घर बनाया। लेकिन आज वो दर्द ज़हन में मुब्तला है, बीमार है। और फिर उसके बाद जब ये सुबह कोठरी में जाते हैं, देखते हैं तो उसका इंतकाल हो चुका होता है। उसके पेट में ही उसका बच्चा मर जाता है। फिर इनके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, गाँव वालों से ये मदद मांगते हैं। गाँव वाले तरस खाकर इनकी मदद करते हैं। कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं। ये बाज़ार जाते हैं कफ़न ख़रीदने। तो कफ़न की दुकान पे जाने की बजाय ये एक शराब की दुकान में जाते हैं। वहाँ सारे पैसे खा पी कर के उड़ा देते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि जो कहानी है, इसकी जो गिरहें हैं, जो परतें हैं, इसको परत दर परत खोलते हैं। लेकिन उससे क़ब्ल ये जान लेना ज़रूरी है कि घेसू और माधव किस तरह के किरदार थे। तो बक़ौल मुसन्निफ़ प्रेमचंद के मुताबिक ये इंतहाई कामचोर थे। एक दिन का काम 3 दिन में करते थे। जब 2 एक फाके हो जाते थे तो वो काम पर जाते थे। कर्ज़ में लदे हुए थे। खेतों से गन्ना, आलू वग़ैरह चुरा करके लाते थे और अपना पेट भरते थे। फिर पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़कर बाज़ार जाते थे और उसे बेचते थे। ये काम भी ये करते थे। और इनके बेहिसी का आलम यह है कि बहू घर में तड़प रही है और वो चोरी का आलू भून कर खा रहे होते हैं। और यही नहीं बल्कि गाँव से मिले हुए पैसे को शराब पीने में उड़ा देते हैं। दोनों को न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फ़िक्र। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि घेसू और माधव किस तरह के किरदार थे। आइए अब देखते हैं कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है और प्रेमचंद ने किन मौज़ूआत और मसाइल को इसमें जगह दी है। तो सबसे पहले ही अगर आप देखें तो कहानी की जो इब्तिदा है उसी से प्लॉट का रुख तय हो जाता है कि इस कहानी को किस तरह से आगे बढ़नी है। इस तरह से कहानी की इब्तिदा होती है। बुधिया दर्द-ए-ज़ेह से पछाड़े खा रही थी और वो रह रहकर उसके मुँह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। इस मौके पे घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि ये दिन से ही बीमार है और रात हो चुकी है और अब तक उसे कोई भी दवा नहीं मिली, कोई दारू नहीं मिली और इस वजह से आप देखेंगे कि वो परेशानी के आलम में तड़प रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। माधव को अंदेशा था, इस मौके पे कहता है घेसू को, जा अंदर देख के आ क्या सूरत हाल है। तो माधव को अंदेशा था कि अगर वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का एक बड़ा हिस्सा साफ़ कर देगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी फ़िक्र क्या थी। आगे प्रेमचंद ने न सिर्फ़ ये कि घेसू और माधव की ज़िंदगी की सूरत हाल को पेश किया है, बल्कि वो उस अहद में जो इत्तेहाद और तोहमात थे उनकी भी तर्जुमानी की है। इस इक़्तिबास से अंदाज़ा होगा कि किस तरह की फ़िक्र थी लोगों की। माधव कहता है कि चुड़ैल का फ़साद होगा, यानी जो वो बीमार है वो उसके ऊपर कोई न कोई आसिबी हरकत है, चुड़ैल का फ़साद है, इसलिए वो बीमार है। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए माँगता है, किसके घर से आएगा? अब इस दूसरे जुमले से कि ओझा जो है वो भी 1 रुपए लेगा और उसके पास उसे भी दिखाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो डॉक्टर के पास, हकीम के पास, तबीब के पास कैसे ले जाएगा? तो ये दोनों ही सूरत हाल को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। घर की खस्ताहाली यकीनी तौर पे आया है। घर में मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुछ असासा न था। फटे चीथड़ों से अपनी बिरयानी ढाँके हुए और कर्ज़ में लदे हुए थे।
ऐसी हालत में माधव कहता है कि मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि घर में एक बच्चा आने वाला है, इस बात की खुशी हो सकती थी, लेकिन उन्हें फ़िक्र किस बात की है कि घर में एक भी पैसा नहीं है, जिसकी वजह से गुड़, तेल, सोंठ जैसी चीज़, ज़रूरी चीज़ का भी वो खरीदारी नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल दो तरफ़ा आप देख सकते हैं। अब आगे देखें कि किसानों की सूरत हाल को किस तरह से प्रेमचंद ने इस कहानी में पेश की है। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत इन घीसू माधव की हालत से कुछ बेहतर न थी। अब आप देख सकते हैं कि घीसू और माधव की जो घर की खस्ताहाली बयान की गई है, वो इंतहाई बदतर है, कमतर है। लेकिन जो किसान दिन रात मेहनत करते हैं उनकी भी हालत इनसे कोई अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये कि जो जागीरदारा निज़ाम था उसमें कहीं न कहीं किसानों का इस्तेहसाल था और उनकी मेहनत की जो मज़दूरी थी और जो उसकी उजरत थी वो मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पा रही थी। तो ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। आगे कहते हैं कि किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते हैं, कहीं ज़्यादा फ़ारिग़ुल बाल थे। और आगे फिर कहते हैं कि हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और खालिद ज़हन किसानों की सफ़ में शामिल होने के बदले फितना परवर जमात में शामिल हो गए। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो घिसू का किरदार है उसे मुसन्निफ़ यानी प्रेमचंद कहते हैं कि वो ज़्यादा दुरंदेश था, बारीक बीन था। क्योंकि वो जानता था कि अगर दिन रात मेहनत अगर की भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए उसने मक्र फ़रेब का रास्ता अख्तियार किया, समाजी निज़ाम से बेज़ारी का इज़हार किया। तो इस तरह से दोनों सूरत हाल किसानों के हवाले से और घीसू की मज़दूरी के हवाले से आप देख सकते हैं। प्रेमचंद आगे एक ठाकुर की दावत का ज़िक्र करते हैं और उसके ज़रिए जो गरीबों और मज़दूरों का इस्तेहसाल है उसकी भी कहीं न कहीं निशानदही करते हैं। अ, घिसू कहता है कि 20 साल पहले उसने ऐसी दावत खाई थी जिसमें पेट भरकर खाना नसीब हुआ था, यानी 20 साल क़ब्ल और आज का दिन। उसका कहना है कि इस 20 साल के बाद ऐसी दावत कभी नहीं मिली जिसमें पेट भर के खाना उसने खाया हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे समाज के परवरदा थे, किरदार थे जिसमें एक ऐसा तबक़ा भी था जिन्हें पेट भर कर खाना मैसर नहीं था। आगे वो घिसू कहता है कि पूछो ये गरीबों का माल बटोर-बटोर कर कहाँ रखेंगे? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझी है। यानी पहले के जो ज़मींदार थे, वो खर्च करते थे, आज के ज़मींदार सिर्फ़ लूट रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं, किफ़ायत से काम ले रहे हैं। तो ये दोनों सूरत हाल कहीं न कहीं घीसू और माधव के ज़रिए प्रेमचंद ने पेश करने की कोशिश की है। इसके अलावा इस कहानी में जागीरदाराना निज़ाम की झलक भी देखने को आपको मिलेगी। इसमें एक इक़्तिबास है जिसको आप मुलाहिज़ा कीजिए, जिससे अंदाज़ा होगा कि जागीरदारों का रवैया क्या था मज़दूरों और किसानों के तईं। जब बुधिया की मैयत के बाद वो जाता है चंदा के लिए ज़मींदार के पास तो वो कहता है, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गाँव में रहना नहीं चाहते। तो वो कहता है, सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पे जाऊँ? चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख, सड़ा, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। और डांट फटकार करके फिर उसने 2 रुपए दे दिए। तो ये जो सूरत हाल है कहीं न कहीं से इक़्तिबास से ज़ाहिर होता है कि ये जो धमकी आमेज़ लफ्ज़ कि तुम गाँव में रहना चाहते हो कि नहीं, तुम नज़र क्यों नहीं आते, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि किसानों और मज़दूरों की उस जागीरदारा निज़ाम में क्या सूरत हाल थी। प्रेमचंद ने मज़हबी व समाजी रस्म व रिवाज को भी अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया है और एक जगह घिसू कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाँकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफ़न चाहिए। जब गाँव वाले उसे पैसे दे देते हैं तो ये कहता है कि अगर ये जी रही थी, ज़िंदा थी तो उसके बदन पे चीथड़े थे, लेकिन मरने के बाद अब उसे कफ़न देने के लिए सभी राज़ी हो गए। आगे माधव कहता है कि कफ़न लाश के साथ जल ही तो जाता है, यही 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा-दारू करते। ये भी एक ज़रूर अहम बात है कि अगर ये रुपए पहले मिल जाते
तो शायद दवा दारू करते तो उसकी जान बच जाती। आगे घिसू कहता है कि दुनिया का दस्तूर है, यहीं लोग बामनों को यानी ब्राह्मणों को हज़ारों क्यों देते हैं? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है कि नहीं? यानी ये घिसू एक तरह से ये शिकायत कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को तो इतने-इतने पैसे लोग देते हैं, क्या ज़रूरी है कि उनको परलोक में उसका सिला मिलता भी है कि नहीं मिलता है? लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब आगे देखिए कि माधव को जब ये एहसास होता है कि उसे कफ़न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो परेशान होता है। तो उसका बाप कहता है, घिसू तू कैसे जानता है कि उसे कफ़न ना मिलेगा? और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि अब वो पैसे हमें नहीं देंगे, बल्कि वो खुद उसका कफ़न ख़रीद के उसका क्रियाकर्म करेंगे। अगर हमें दें तो फिर हम आकर के यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो समाजी और मज़हबी रसूम हैं, उनके तईं घिसू और माधव का नज़रिया क्या था। आगे माधव को जब बुधिया की मौत हो जाती है तो उसका गम सताने लगा, तो फिर वो घिसू से कहता है कि दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुःख भोगा, मरी भी तो कितना दुःख झेलकर। वो आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेहिस थे, बल्कि उनके अंदर दर्द भी था, गम भी था, उन्हें तकलीफ़ भी थी कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। घिसू उसे तसल्ली देता है और फिर दोनों वहीं खड़े होकर नाचने गाने लगते हैं। गाते हैं कि ठगनी क्यों न नैना झमकावे ठगनी। ठगनी किसने ठगा ज़िंदगी को? मौत ने। तो मौत को चैलेंज कर रहे हैं या मौत से कह रहे हैं कि क्यों नैना झमका रही हो? क्यों हमें डरा रही हो? और ये गाते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, उछलते रहे, फिर वहीं बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसमें आइए अब देखते हैं कि असल में जो मौज़ू है घिसू और माधव की जो ज़िंदगी, उसको अगर गौर किया जाए तो उनकी कई तस्वीरें उभरती हैं। वो इंतहाई बेहिस, खुदगर्ज़, कामचोर, मक्कार और फितना परवर थे, जो मुसन्निफ़ ने कहीं-कहीं इशारे इसके दिए हैं और इक़्तिबास से भी अंदाज़ा होता है। दूसरी जो तस्वीर उभरती है, वो ऐसा है कि लगता है कि ये दोनों किरदार इंतहाई बेबस हैं, मजबूर हैं और समाजी तौर पर सताए हुए लोग हैं। जो समाजी निज़ाम है, उसके सताए हुए लोग हैं। लेकिन इससे एक और अहम तीसरी जो तस्वीर उभरती है, बहुत ही इंतहाई अहमियत रखती है वो तस्वीर, उस पे ज़रा गौर कीजिए। वो नफ़सियाती तौर पर एक ऐसे मक़ाम पर पहुँच चुके हैं, जहाँ मज़हब और इत्तेक़ाद कोई माना नहीं रखते। इस नफ़सियाती सतह के हामिल किरदार से ये उम्मीद करना कि उन्हें कफ़न या किसी मज़हबी रस्म की कद्र होगी, तो ये सोचना फ़िज़ूल है। हमारे आपके लिए, किसी के लिए, जब हम अपनी जगह पे खड़े होकर इसका जायज़ा लें, तज्ज़िया करें, तो हमारे लिए कफ़न की अहमियत हो सकती है, किसी के लिए हो सकती है। लेकिन अगर घिसू के जगह पर अगर ख़ुद को कोई रख कर के देखे, तो वो एक ऐसी सतह पे पहुँच चुके थे, ज़हनी सतह पे, नफ़सियाती सतह पे, कि अब उन्हें मज़हबी रस्म व रिवाज की कोई कद्र नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में जो समाजी तौर पे जो उनके असरात मुरतब हुए थे, जिससे उनकी ज़हनी और फ़िक्री तरबियत हुई थी, उसमें एक तरह से मज़हब से बेज़ारी साफ़ नज़र आती है। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 तस्वीरें जो थीं, घिसू और माधव के ताल्लुक से उभरती हैं। लेकिन इसके साथ अफ़साने में कई सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि इस अफ़साने का पैगाम क्या है? तो आप गौर करेंगे कि प्रेमचंद ने जो इस अफ़साने के ज़रिए पैगाम दिया है, उसमें उन्होंने घिसू और माधव के किरदार को ज़िम्मेदार जितना ठहराया है, उतना ही कहीं न कहीं उस समाज को भी ज़िम्मेदार ठहराया है। यानी उसमें जागीरदारा निज़ाम की जो ख़ामियाँ उसको भी दिखाया है, किसानों की जो मजबूरी है उसे भी दिखाया है, मज़हबी जो रस्म व रिवाज हैं, उनके जो मामलात हैं उनकी भी तर्जुमानी की है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ऐसा अफ़साना है जो न सिर्फ़ घिसू और माधव का बल्कि पूरे समाज का अलमिया है। नाज़रीन, अब अभी आप अफ़साना कफ़न के मुताल्लिक़ गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से इस अफ़साने को आपने बख़ूबी समझ लिया होगा। अगले लेक्चर में फिर किसी नए मौज़ू के साथ मुलाक़ात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।